नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मास्टर कोर्स है एम MLIS उसका पेपर M104 का वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का सॉल्यूशन है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप इसको स्टडी कर सकें और डाउनलोड करके पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन जो है हमारा कहता है कि what is ISO and ISO reference model describe with the application layer and the data flow layer। तो ISO और OISI रेफरेंस मॉडल जो है एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है डेवलप बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा ये डेवलप किया गया है for understanding and designing a network system that enables the communication between two different systems and devices। ये दो different system और devices के बीच में communicate करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इसमें 7 अलग अलग डिस्टिंक्ट लेयर्स हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, वो 7 लेयर्स कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहला जो है आपका फिजिकल लेयर है। ये ट्रांसमिशन ऑफ रॉ बिट्स ओवर द फिजिकल मीडियम, ये केबल रेडियोस के थ्रू जो ट्रांसमिशन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। क्या है ये? फिजिकल लेयर। पहला लेयर जो है फिजिकल लेयर है। ध्यान से देख लेंगे पहला लेयर। उसके बाद हम आते हैं दूसरे लेयर पे जिसे डाटा लिंक लेयर बोला जाता है। ये एरर डिटेक्शन को प्रोवाइड करता है, करेक्शन करता है और फ्रेमिंग करता है पैकेट्स को। ठीक है, ये पैकेट फ्रेमिंग किसमें होता है? इसमें होता है पैकेट फ्रेमिंग, डाटा पैकेट्स का। तीसरा लेयर जो है नेटवर्क लेयर, ये हैंडल करता है रूटिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ डाटा अक्रॉस द नेटवर्क। ये रूटिंग और फॉरवर्डिंग को हेल्प करता है डाटा नेटवर्किंग के सिस्टम में। चौथा जो है ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं, ये रिलायबल डाटा ट्रांसफर को प्रोसेस करता है और एरर रिकवरी को और फ्लो को कंट्रोल करता है। पांचवा जो है सेशन लेयर, ये एस्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है सेशन बिटवीन द टू एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशंस के बीच में सेशन को मेंटेन करता है। छठा जो है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, ये डाटा को ट्रांसलेट करता है, एन्क्रिप्ट करता है और कंप्रेस करता है डाटा को प्रॉपर इंटरप्रिटेशन में ताकि कोई लॉस ना हो। सातवां जो है एप्लीकेशन लेयर, ये नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करता है डायरेक्टली टू द एंड यूजर्स और द एप्लीकेशन को। सातवां लेयर जो होता है नेटवर्क प्रोवाइड करता है एंड यूजर्स को और एप्लीकेशंस को, जैसे सच ईमेल हो गया, फाइल ट्रांसफर हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गया। ठीक है, रोल ऑफ एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर का रोल क्या है वो देखते हैं। एप्लीकेशन लेयर जो है आपको प्रोवाइड करता है यूजर इंटरफेस को, सर्विस प्रोविजंस को और डाटा इंटीग्रिटी एंड इंटरैक्शंस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, डाटा फ्लो, रोल ऑफ डाटा फ्लो लेयर्स। डाटा फ्लो लेयर्स का क्या रोल है ये बताता है। लेयर पहले से फोर्थ लेयर में जो हमने आपको देखा है, जैसे फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। तो फिजिकल लेयर हार्डवेयर ट्रांसमिशन को मैनेज करता है, डाटा लिंक लेयर एरर फ्री डाटा ट्रांसफर को करता है, नेटवर्क लेयर जो है मैनेज करता है लॉजिकल एड्रेसिंग को और ट्रांसपोर्ट लेयर मैनेज करता है रिलायबिलिटी ऑफ डाटा एंड एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ डाटा को। अब उसको आते हैं डाटा फ्लो इन OIS मॉडल। डाटा फ्लो इन OIS मॉडल, इसमें डाटा फ्लो में सेंडर और रिसीवर दो होते हैं। सेंडर वो जो आपको डाटा को ऑर्गेनाइज करता है, एप्लीकेशन लेयर में प्रोसेस करता है और इनक्रिप्टेड करता है फॉर ईच सब्सिक्वेंट लेयर के लिए। उसके बाद रिसीवर, रिसीवर वो डाटा को रिसीव करता है और उसको यूटिलाइज करता है। पहले ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन बी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब 2.0, एक्सप्लेन हाउ
2.0 helps in converting traditional library into the web based library services. ठीक है, तो वेब 2.0 जो है सेकंड जनरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब को सपोर्ट करता है। तो वेब पॉइंट 2.0 है सेकंड जनरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ये यूजर जनरेटेड कंटेंट्स, इंटरेक्टिविटी और कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है। वेब वन जो था स्टैटिक था और वेब टू जो है डायनेमिक है। वन स्टैटिक, टू डायनेमिक। ठीक है, और टू के की फीचर्स क्या है? इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक कंटेंट। इंटरेक्टिव होता है, अट्रैक्टिव होता है और रियल टाइम में काम करता है। इसमें सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स को भी कम्युनिकेशन का रोल प्ले करता है। ठीक है, यूजर जनरेटेड कंटेंट, यूजर कंटेंट्स को जनरेट कर सकता है, शेयर कर सकता है, जैसे ब्लॉग्स माध्यम से, वीडियोस के और माध्यम से। रिच यूजर एक्सपीरियंस, यूजर को काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे AJX की एनहेंस फंक्शनलिटी मिलती है और काफ़ी रिस्पॉन्सिव होती है। तो यूजर्स को काफ़ी इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं और ये यूज़ करने में आसानी होती है। और इसमें काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग्स, विकीज, टूल्स और डॉक्स। ठीक है, अब वेब 2.0 और लाइब्रेरीज। वेब 2.0 और लाइब्रेरीज, जब से वेब के फील्ड में डेवलपमेंट हुआ तो लाइब्रेरी को भी इसने ऑनलाइन वर्जन में कन्वर्ट कर दिया। एक ट्रेडिशनल लाइब्रेरी को वेब बेस्ड लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया। तो लाइब्रेरी 2.0 भी इसको हम कह सकते हैं। क्या किया इस वेब ने कि जो लाइब्रेरी के फिजिकल रिसोर्सेज थे, लाइब्रेरी के जो फिजिकल रिसोर्सेज थे उनको इसने ट्रांसफर कर दिया किसमें? डिजिटल में। अब हम डिजिटली बुक्स की PDF फॉर्म में स्कैन्ड कॉपीज को कहीं भी, कहीं किसी भी जगह बैठे रीड कर सकते हैं। तो इसने यूजर डायनेमिक हब्स ऑफ यूजर सेंटर्ड और इंटरेक्टिव सर्विसेज बनाई है। इसके थ्रू हम इंडिया में बैठे विदेशी ऑथर्स के बुक्स को भी और विदेशी लाइब्रेरी के वेबसाइट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके फैसिलिटीज क्या हैं वो देख लेते हैं। वेब पॉइंट 2 ओके, ये ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज के फिजिकल को एनहांस कर दिया है और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके ऑनलाइन कैटलॉग्स और अदर सर्च फीचर्स को इसने डेवलप कर दिया है। तो एनहेंस एक्सेस एंड डिस्कवरी इन्होंने बढ़ा दिया। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिटी, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी को पहले पर्सन टू पर्सन एक्टिविटीज थी, अब वेब ने क्या करा है कि इसको एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और लोग उससे इंटरेक्ट करते हैं विकीज के थ्रू और अदर नॉलेज शेयरिंग साइट्स के थ्रू। यूजर जनरेटेड कंटेंट्स, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में क्या होता था कि स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो एक बार अपलोड कर दिया गया वही अवेलेबल होता था। लेकिन इसमें क्या है कि यूजर्स अपने यूज के हिसाब से टैग कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई नया इंफॉर्मेशन फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल रेफरेंसेस सर्विसेज, डिजिटल रेफरेंस सर्विसेज में भी क्या है, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में फेस टू फेस या टेलीफोनिकली हम लोग रिसोर्सेज को पूछते थे, लेकिन इसमें क्या है, चैट चैट टूल्स, सोशल मीडिया साइट्स और वर्चुअल रेफरेंसेस के थ्रू हम इसको 24/7 एक्सेस कर पाते हैं। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इवेंट्स अनाउंसमेंट्स होते हैं, जैसे कोई लाइब्रेरी इवेंट होना है किसी एक सिटी में, इफ्ला का कोई कॉन्फ्रेंस होना होता है, क्या है, इफ्ला अपने वेबसाइट पर उसको पोस्ट कर सकता है, फेसबुक पेज, लिंक्डइन, ट्विटर कहीं भी पेस्ट करेगा और उससे यूजर्स को पेनेट्रेट करके अपने कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट करेगा। पहले क्या होता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं होती थी तो इतना ज़्यादा डीप पेनेट्रेशन नहीं होता था, थ्रू नहीं पहुंच सकते थे। रिच मल्टीमीडिया एंड ई लर्निंग, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में प्रिंट और फिजिकल मीडिया था, लेकिन वेब में पॉडकास्ट हैं, ट्यूटोरियल्स है, वेबिनार्स हैं और एनहेंसिंग लर्निंग थ्रू द मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के थ्रू इसको एनहेंस किया गया था। मोबाइल एंड क्लाउड एसेसिबिलिटी, वेब 2.0 में लाइब्रेरीज को हम मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइब्रेरी को एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म के थ्रू। बेनिफिट्स ऑफ वेब 2.0 इन लाइब्रेरीज,
यूजर के एंगेजमेंट को इसने बढ़ा दिया है, पार्टिसिपेशन ऑफ यूजर्स इंक्रीज हो गया, ब्रॉडर रिच हो गया, रिचर काफ़ी ज़्यादा रिच ऑडियंस हो गई है, किसी भी कॉर्नर में हम टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस को, कॉस्ट इफेक्टिव है, एक बार इसको हमने बना लिया तो उसके काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है, फिजिकल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती है, सारा कुछ डिजिटली होता है और वास्ट मीडिया में अवेलेबल होता है। कॉस्ट ऑफ सेटअप इसका ज़्यादा पड़ता तो है, लेकिन एक बार सेट होने के बाद इसका कॉस्ट काफ़ी कम पड़ता है। अप टू डेट सर्विसेज, ये अप टू डेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है और रिलेवेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डिफाइन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, व्हाट, अगला क्वेश्चन है डिफाइन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, व्हाट कंट्रीब्यूशंस कैन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मेक अ ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है, कंट्रीब्यूट करता है सोर्स कोड को, अलाउ करता है यूजर्स को व्यू करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड यूजर को अवेलेबल होता है और यूजर इस सोर्स कोड को अपने अकॉर्डिंग टू नीड मॉडिफाइड कर सकता है और फ्रीली इसको कहीं डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है क्योंकि सोर्स कोड अवेलेबल है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट होता है। तो इसको वाइडली कंट्रीब्यूट करता है सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट में, जो भी डेवलपर्स हैं अगर उसको कोई इफिशिएंसी आती है, कोई चेंजेस करना, तो उसको कर सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि ये फ्रीली है, तो रिड्यूस फाइनेंस बर्डन को रिड्यूस करता है। इसमें लाइनेक्स, एपचे, मोजिला फायरफॉक्स, लिब्रा ऑफिस और ये वर्डप्रेस जो है फ्री सॉफ्टवेयर हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ओपन source software and the digital divide. Digital divide refers to the gap between those who have access the information and communication technology and those who do not have. तो डिजिटल गैप क्या होता है, एक पर्सन है ए और एक बी, ए जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना चाहता है और दूसरा बी जो नहीं करना चाहता है। तो ओएसएस प्ले पिवटल रोल इन ब्रिजिंग दिस डिवाइड। और ओएसएस इसको ब्रिज करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ए काफ़ी फाइनेंशियली साउंड हो और बी फाइनेंशियली साउंड ना हो, तो ए जो है टेक्निकल सोर्सेज को परचेज कर सकता है जबकि बी नहीं कर सकता है, इसलिए बी उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। बी अगर उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो क्या है, क्योंकि उसके पास कॉस्टिंग नहीं है, फंडिंग नहीं है, तो बी क्या करेगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रीली अवेलेबल है तो बी जो है, बी इजीली इसको अफोर्ड करके यूज कर सकता है। तो कॉस्टिंग इसकी नील है, इसकी कॉस्टिंग क्या है, नील, बी की कॉस्टिंग क्या नील है। अफोर्डेबल एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी, हाई कॉस्टिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो डेवलपिंग कंट्री को सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट में और एसेसिबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, ओएसएस ऑपरेटिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और इजीली ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ करता है इसको एक्सेस करने में, और कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो जस्ट बेसिक सिस्टम्स में ही इनको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। और कॉस्ट सेविंग तो होता ही है। लोकलाइज एंड कस्टमाइज सॉल्यूशन, डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर को प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर में नॉट बी कैटर द लोकल लैंग्वेज एंड स्पेसिफिक नीड्स। तो लोकल कम्युनिटी जो होती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, उनको कई नीड्स भी होती हैं, तो जो पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो उतना एनहांस नहीं कर पाते हैं क्योंकि स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स पे सेट होते हैं और उसमें कॉस्टिंग भी ज़्यादा आती है। अगर हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करवाएं तो उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। तो क्या करते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में हम अपने लोकल कल्चरल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें हम चेंज कर सकते हैं। मान लो कोई पेड सॉफ्टवेयर है, वो इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल है, ठीक है, और कोई चाइनीज पर्सन है वो उसको यूज करना चाहता है, तो उसको कस्टमाइज करने के लिए चाइनीज लैंग्वेज को सोर्स कोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कॉस्टिंग बढ़ाता है। वहीं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या है,
सोर्स कोड आपके पास अवेलेबल है और उसमें आप एडिट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और वो फ्रीली आपको यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है इसका स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन में हेल्प करता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में लिमिटेड फंड्स होते हैं तो इतनी ज़्यादा वो इंफॉर्मेशन सेंटर्स या डिजिटल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि कॉस्टिंग आती है। तो आईसीटी के प्रोडक्ट्स को बहुत कम यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या ओएसएस जो है काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है, तो स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स रिसर्चर्स इन फ्रीली सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं और अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। कम्युनिटी एंड नॉलेज शेयरिंग, सेम चीज़ यहाँ पे वही है कि कम्युनिटी और नॉलेज शेयरिंग में हेल्प करता है क्योंकि आपके पास लिमिटेड एक्सेस है तो आप इन फ्री सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। एनकरेजिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, को सॉफ्टवेयर अगर महंगे हैं तो इनोवेशन को वो रोक कर देता, बैन कर देता है, स्टेगनेट कर देता है, एक जगह तक रोक देता है। नहीं है तो आप उस चीज़ को अपडेट नहीं कर पाएंगे। वहीं क्या है, ओपन सॉफ्टवेयर क्या फ्री है, इजिली और कॉस्ट इफेक्टिव है, इसको लोकली टेलर मेड सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द डेवलप्ड नेशन, ये डेवलप्ड नेशन पे डिपेंडेंसी को कम कर देता है। अगर आप फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो आप एक प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर के लिए डेवलप्ड नेशंस पे डिपेंड करेंगे तो क्या करेगा, वो अपने मन मुताबिक आपसे सॉफ्टवेयर देगा या आपसे यूसेज लेगा। तो ये क्या करेंगे, फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेंगे, फ्रीली यूज़ कर लेंगे, फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और डिपेंडेंसी को कम कर देगा। सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, लार्ज स्केल पे जो होता है प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर सुटेबल नहीं होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है। लेकिन ओएसएस क्या है, ओएसएस जो है फ्री है तो इसको वाइडर लेवल पे भी यूज कर सकते हैं। ओएसएस का कंट्रीब्यूशन क्या है, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, गवर्नेंस में और इंटरनेट एक्सेस में हेल्पफुल होता है क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है तो कोई भी सेक्टर उसको इजीली यूज कर सकता है। व्हाट इज लैन, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लैन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क टोपोलॉजीज। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है अदर डिवाइसेस से विद इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, होम ऑफिस स्कूल या बिल्डिंग होता है। ठीक है, ये फाइल शेयरिंग में हेल्प करता है, इसका लिमिटेड रेंज होता है, एक स्मॉल एरिया में हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसे कई जीबीपीएस तक हो सकता है। ऑनरशिप क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के द्वारा मैनेज किया जाता है। लो कॉस्ट होता है एज कम्पेयर टू वाइड एरिया नेटवर्क के कंपैरिजन में काफ़ी को होता है, लो होता है। और इसका नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द डिवाइसेस नोड्स एंड कनेक्शन इन द नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, फिजिकल अरेंजमेंट है कनेक्शंस के बीच में, और इट डिटरमाइन द हाउ द डाटा फ्लोज इन द नेटवर्क, डाटा कैसे फ्लो करता है नेटवर्क में। ठीक है, तो इसके मेजर एग्जांपल्स क्या है, बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी ये ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन सिंगल चेन, एक बस की तरह सिंगल चेन में होता है। डाटा ट्रेवल्स अलोंग विद द टेबल, डाटा केबल के थ्रू ट्रेवल करता है, इजी टू सेटअप एंड एक्सटेंड होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, नेशनल मिनिमल केबल रिक्वायर होती है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर केबल फेल हो गया तो इसका वर्किंग भी फेल हो जाएगा, एक पॉइंट पे फॉल्ट आ गया तो ये आगे का पॉइंट नहीं होगा, सीरीज में कनेक्टेड है और यहाँ का अगर कोई टर्मिनल फेल हो गया या केबल खराब हो गया यहाँ की तो ये आगे के नोड्स नॉट वर्किंग होंगे। ठीक है, और इसके बाद इसका लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है। कोलाइजन occurs when multiple devices transmitted simultaneously, तो अगर कई बार मल्टीपल डिवाइसेस का यूज करते हैं तो ये कोलाइजन है थोड़ा लैग हो सकता है।
स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, ये इसमें जो है सभी डिवाइसेस एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। जैसे स्टार का फॉर्मेट बना रहा है, एक सेंट्रल डिवाइसेस है, ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये मीडिएटर होता है डाटा ट्रांसफर के लिए। सेंट्रल डिवाइसेस जो होता है मीडिएटर होता है डाटा ट्रांसफर के लिए। इजियर इंस्टॉलेशन होता है। फेलियर ऑफ वन डिवाइस, अगर कोई ये फेल हो गया तो ये न्यू के सेंटर से कनेक्टेड है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर सेंट्रल हब फेल हो गया तो ये सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। केबल ज़्यादा की होस्टिंग बढ़ा देता है, क्योंकि ये अलग अलग नोड्स में कनेक्टेड होते हैं। रिंग टैपोलॉजी, ये एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। जैसा मान लीजिए ऐसे सर्कुलर फॉर्म में है, ये इधर से एक एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ है। ठीक है, और डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन और बोथ डायरेक्शन इन डुअल रिंग सिस्टम। सिंगल रिंग सिस्टम है तो डाटा या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर डुअल रिंग सिस्टम है तो डाटा दोनों डायरेक्शन में घूम सकता है, इधर भी और इधर भी। नो कोलिजन, क्योंकि डाटा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। इसमें भी क्या होता है कि एक सिस्टम फेल हो गया तो कनेक्शन डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क फेल हो जाता है। मैश टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हर डिवाइस जो होता है एक दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है। कि यहाँ एक यहाँ एक ऐसे फैले हैं, ये इससे कनेक्टेड है, इससे ये इससे ये वाला इससे कनेक्टेड है, ये वाला इससे कनेक्टेड है, ये वाला इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है, हाईली रिलायबल है। इफ वन कनेक्शन फेल्स डाटा कैन यूज अल्टरनेट रूट। अगर एक कनेक्शन फेल हो गया तो डाटा अल्टरनेट यूज कर सकता है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एंड मिनिमम डाटा कंजम्पशन होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें केबल का यूज बहुत बढ़ जाता है। अब कॉम्प्लेक्स टू मैनेज एंड मेंटेन, मैनेजमेंट और मेंटेनेंस भी इसका ज़्यादा पड़ता है। ट्री टोपोलॉजी, ये बस टोपोलॉजी की तरह रहता है और स्टार टोपोलॉजी के कंबाइंड कैरेक्टर्स को फॉलो करता है। और डिवाइसेस हायरार्किकल स्ट्रक्चर में फॉलो होती हैं। और सेंट्रल नोड जो होता है एक ब्रांच से आता है। ये आइडियल फॉर लार्ज नेटवर्क होता है। इजी ट्रबल शूटिंग होती है इसमें विदाउट अफेक्टिंग द नेटवर्क। सेंट्रल नोड फेल, सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। केबलिंग रिक्वायर होती है और ये कॉस्टिंग को भी बढ़ाता है। उसके बाद हाइब्रिड, हाइब्रिड में क्या होता है, वन और मोर टोपोलॉजीज का यूज किया जाता है फॉर द मीटिंग ऑफ द स्पेसिफिक नीड्स। फ्लेक्सिबल होती है और कस्टमाइजेशन को अलाउ करता है। और बेनिफिट कितना है मल्टीपल टोपोलॉजीज को। कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन एंड मेंटेन होता है और एक्सपेंसिव ड्यू टू डाइवर्सिफाइड कंपोनेंट्स। उसके बाद इनके कंपैरिजंस दिए गए हैं नीचे, आप देख सकते हैं इस चार्ट को। टोपोलॉजी कौन सा है, कॉस्ट क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, इजी सेटअप क्या है, उसका स्केलेबिलिटी क्या है, केबल रिक्वायरमेंट क्या है, ये इसका सभी के दिए गए हैं, इसको देख लीजिएगा। तो इसमें बेसिक ये निकल के आता है कि सिंपल सेटअप्स के लिए बॉस और स्टार टोपोलॉजी आइडियल है और बड़े के लिए मैश या हाइब्रिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज RFID टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द RFID प्रोसेस दैट flows the diagram and describe the RFID technology how better than the barcode technology in library। RFID टेक्नोलॉजी क्या है, इसके क्या प्रोसेस है और कैसे ये RFID टेक्नोलॉजी है बेटर देन द बारकोड टेक्नोलॉजी। तो RFID के बारे में सबसे पहले था। जो RFID है इसका मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये टेक्नोलॉजी होता है जो इलेक्ट्रिक को ऑटोमेटिकली ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। और तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, RFID टैग, RFID रीडर, RFID बैकएंड का डाटाबेस मैनेजर। इसका प्रोसेस क्या होता है, पहले टैगिंग होता है, फिर उसका रीडर एक्टिविटेशन होता है। हर एक आइटम को टैग किया जाता है और उसका यूनिक डाटा प्रोसेस और एक सीरियल नंबर। उसका रीडर को सेंड आउट किया जाता है रेडियो वेव्स टू कम्युनिकेट दैट टैग। और डाटा ट्रांसमिशन, जब टैग कम हो जाएगा तो डाटा ट्रांसफर के लिए वो यूज हो जाता है। और सिंगल एंड ट्रांसमिट इट्स डाटा, स्टोर डाटा। तो डाटा ट्रांसफर करता है सिंगल और ट्रांसमिटेड फॉर्मेट में। डाटा प्रोसेसिंग, the reader sends the data to back-end system when it is stored and processed for the further application। पहले टैगिंग होगा, फिर रीडिंग एक्शन होगा, फिर डाटा ट्रांसमिशन होगा,
फिर डाटा प्रोसेसिंग और फिर उसके बाद एक्शन होगा, उसके कैसे एग्जीक्यूट करना है और कैसे उसको इन्वेंट्री को इन और आउट करना है, कैसे उसको मूवमेंट करना है। एडवांटेजेस क्या हैं RFID के बारकोड के ऊपर? तो पहला, फास्ट चेक इन फास्ट चेकआउट। बारकोड में एक एक को टैग किया जाता है, स्कैन किया जाता है, लेकिन RFID टेक्नोलॉजी मल्टीपल को कर सकता है। एनहेंस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये एनहेंस इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है। रिक्वायर्स मैनुअल स्कैनिंग ऑफ ईच डाटा इन्वेंट्री स्टॉक। बारकोड मैनुअल स्कैनिंग करता है, लेकिन जो RFID है, स्कैन सेल्स होते हैं और विदाउट डायरेक्ट लाइन ऑफ द स्ट्रेट अलोंग द क्विकर